Welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th History chapter 6 The Three Orders. आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 6 तीन वर्ग यूरोप के तीन वर्ग का डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूरोपियन सोसाइटी कल्चर एंड हिस्ट्री को समझने के लिए, साथ ही साथ वहाँ की सोसाइटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत होती है सबसे पहले इस यूरोपियन सोसाइटी के बारे में दो कोटेशन दिए गए हैं। हियर बिलो सम प्रे अदर्स फाइट स्टिल अदर्स वर्क्स। बिशप एल्डेब्रो लियोन द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ युद्ध करते हैं और कुछ काम करते हैं। तो इस तरह से यूरोपियन सोसाइटी को इस कोटेशन के थ्रू थ्री ऑर्डर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक और है गेरार्ड ऑफ कैम्बराई के गेरार्ड है। उन्होंने कहा है फ्रॉम द बिगिनिंग मैन काइंड हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अमंग मैन ऑफ प्रेयर, फार्मर्स एंड मैन ऑफ वॉर। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरुआत से ही मानव जाति जो है तीन भागों में विभाजित रही है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ खेती करते हैं और कुछ लोग युद्ध करते हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों कोटेशन हैं थ्री ऑर्डर्स को, जनता के तीन वर्गों को परिभाषित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही वर्गों के संबंध में। अब इस चैप्टर थ्री ऑर्डर से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि इस यूरोपियन सोसाइटी से रिलेटेड तीनों वर्गों से संबंधित बहुत सारे सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स है, मैरिजेज है, डेथ्स kept by the church help to understand the structure of families and populations। ये सारे चर्च के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इंस्क्रिप्शंस इन द चर्चेज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। सॉन्ग्स एंड स्टोरीज जो हैं वो भी हमारे पास जो है इस पीरियड के यूरोपियन हिस्ट्री को, कल्चर को, सोसाइटी को जानने के सोर्सेज। देयर आर अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द थ्री ऑर्डर्स इन यूरोपियन सोसाइटी। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन सोसाइटी को समझने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है मार्क ब्लॉक द्वारा रचित एक पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी एक बुक है जिसका फोटो यहाँ पर दिया गया है। इस बुक से हमें इस यूरोपियन सोसाइटी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। मार्क ब्लॉक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, फ्यूडल सोसाइटी को। मार्क ब्लॉक वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर हु वर्कड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, एक फ्रांसीसी विद्वान थे। टू हिम हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशंस विद लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल। ठीक है, उनके अनुसार इतिहास सिर्फ जो है राजनीतिक इतिहास ही नहीं है, ये अन्य देशों के साथ विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ना भी जो है वो इतिहास माना जाता है। स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन हिस्ट्री एंड द रिक्वायरमेंट टू रियलाइज द कलेक्टिव एक्टिविटीज़ और अप्रोचेज ऑफ क्लस्टर्स ऑफ पीपल। तो उन्होंने ज्योग्राफी के महत्व को भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया है। द बुक टॉक्स अबाउट द यूरोपियन सोसाइटी बिटवीन 900 एंड 1300 एडी, स्पेशली ऑफ फ्रांस में 900 से 1300 तक की समय के बीच की यूरोपियन समाज को जो है मेनली ये पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो है वो डिस्कस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैड सिग्निफिकेंट डिटेल्स सोशल रिलेशंस एंड हायरार्कीज एंड लैंड रिलेटेड अफेयर्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। तो यूरोपियन समाज को, संस्कृति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास मार्क ब्लॉक की पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी, और इसी के माध्यम से हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म है क्या? तो ये एक डायग्राम है जिसमें दोनों तरफ से हमें कुछ रिलेशंस मेंशन किए गए हैं। इस हायरार्की में, फ्यूडलिज्म की, सामंतवाद की इस परंपरा में सबसे ऊपर राजा होता है जो कि सारी लैंड का मालिक होता है, और वह अपनी लैंड जो है नोबल्स को दे देता है। नोबल्स को दी गई ये जो ज़मीन है उसे फीफ कहा जाता है, और इस फीफ के बदले में जो है राजा जो है उस पर काम करने वाले नाइट्स और वेसल्स जो होते हैं, नोबल्स जो फीफ को फर्दर नाइट्स और उनको दे देते हैं, और नाइट्स जो है वो पीजेंट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, और इस प्रोटेक्शन के बदले में ये जो पीजेंट्स हैं वो राजा नाइट्स को फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर नाइट्स जो है प्रोटेक्शंस एंड मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं नोबल्स को, और ये नोबल्स फिर जो है मनी एंड राइट्स जो सारे सब है किंग्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से इंटर रिलेटेड है ये फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर, जिसमें राजा जो है प्रोटेक्शन के बदले में लोगों को लैंड प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में फूड सर्विसेज और टैक्सेस जो है राजा को मिलते हैं। तो इस तरह से ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम है जिसमें लैंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिलेशन बिटवीन
ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसी को समझते हैं व्हाट इज फ्यूडलिज्म, सामंतवाद है क्या। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ए जर्मन वर्ड फ्यूड। ये जो फ्यूडलिज्म वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड फ्यूड से बना है, विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। फ्यूड का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, एंड इज्म रिलेटेड प्रिंसिपल्स टू फॉलो, और जमीन के इस टुकड़े से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो सब फ्यूडलिज्म का पार्ट बनते हैं। तो जमीन के टुकड़े से संबंधित सभी तरह के सिद्धांतों को फ्यूडलिज्म कहा जाता है। फ्यूडलिज्म वाज अ प्रोसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स। जमीन से जुड़े हुए मामलों से संबंधित सभी तरह के सिद्धांतों को ही फ्यूडलिज्म कहा जाता है या उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सोसाइटी वर लेड बाय द लैंड। और हमारे इस जमीन के ऊपर जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध है, मामले हैं, वो सब किसी न किसी रूप में ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ज़मीन से जुड़े विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को ही फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की प्रमुख विशेषता। ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड पीजेंट्स। इस फ्यूडलिज्म में एक विशेष प्रकार के कृषि संबंध जो कि उत्पादन के संबंधों पर आधारित होते हैं, जिसमें मालिक और किसान के बीच में विभिन्न तरह की वस्तुओं का उत्पादन जो है, कृषि उत्पादों का प्रोडक्शन किया जाता है। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड्स इन लिeu ऑफ अबव ऑफ लेबर सर्विसेज। ठीक है, मजदूर सर्विसेज के रूप में जितने भी किसान होते हैं वो लॉर्ड्स की ज़मीन पर काम करते हैं। पीजेंट्स गोट मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। किसानों को लॉर्ड की तरफ से जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान की जाती है, और उसके बदले में किसान जो है उन्हें अन्न प्रोवाइड कराते हैं। लॉर्ड डिसाइड द जुडिशियल मैटर्स ऑफ द पीजेंट्स। लॉर्ड्स ही जो है विभिन्न तरह के किसानों के जो न्यायिक क्षेत्र के मामलाधिकार मामले होते हैं उन्हें सुलझाने का काम करते हैं। लॉर्ड वॉज ऑल इन ऑल प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड्स। लॉर्ड्स जो है ज़मीन के सभी तरह के मालिक होते हैं। फ्यूडलिज्म कन्वर्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फ्यूडलिज्म इन्हीं सब जमीन से जुड़े हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न मामलों को जो है डिस्कस करता है। तो फ्यूडलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग वेरियस मैटर रिगार्डिंग द लैंड। ठीक है, जमीन से जुड़े हुए सभी तरह के मामलों को इसमें डिस्कस किया जाता है। फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद की व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है राजा होता है। राजा जो है अपनी ज़मीन को लॉर्ड्स में दे देता है, जिन्हें टेनेंट एंड चीफ कहा जाता है, चीफ कहा जाता है। फिर लॉर्ड्स इस ज़मीन को नाइट्स को दे देते हैं, जो कि मिलिट्री कमांडर्स चीफ्स होते हैं, और नाइट्स जो है वो पीजेंट्स को इनको फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं, जो खेती का काम करते हैं और प्रोडक्शन देते हैं, और उसके द्वारा टैक्स जो है नाइट्स को देते जाता है। नाइट्स पीजेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं, और पीजेंट्स जो है नाइट्स को फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह की इस सारी व्यवस्था को ही फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे इस चैप्टर में दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, यूरोप में विशेष करके फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में, फ्रांस के इतिहास को अगर जानें तो फ्रांस का पुराना नाम था गौल। गौल वॉज अ प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर विथ अ वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, रोमन एम्पायर का गौल नाम का जो राज्य था उसे ही बाद में फ्रांस कहा गया था। जब 3rd सेंचुरी क्राइसिस हुआ था तब हमने पढ़ा था कि जर्मनिक ट्राइब्स ने, स्पेशली जर्मनिक ट्राइब्स में एक फ्रैंक्स जाति के थे, उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया था, और गोल जो क्षेत्र है वो इन्हीं फ्रैंक्स जर्मनिक ट्राइब के नाम पर बाद में फ्रांस के नाम से जाना गया। 3rd सेंचुरी के बाद फ्रैंक्स जो थे उन्होंने इस फ्रांस के गोल के क्षेत्र को जीत लिया था, और उन्हीं फ्रैंक्स लोगों के नाम पर ये फ्रांस के नाम से जाना गया। दूसरा देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड लैंड ऑफ एंजल्स या एंगल्स जो है, द एंगल्स एंड सैक्सन्स केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड गोट सेटल्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। 6ठी सेंचुरी में यूरोप के मध्यवर्ती भाग से एंगल्स और सेक्शंस जाति के जो लोग थे वो इंग्लैंड में आकर बस गए थे, इंग्लैंड के क्षेत्र में जाकर बसे थे। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एंगल्स लैंड। ठीक है, एंगल्स लैंड के नाम पर ही इंग्लैंड नाम पड़ा है, और क्योंकि इस क्षेत्र में एंगल्स या एंजल्स जो है सबसे पहले आकर बजे थे, तो एंजल लैंड या एंगल लैंड की वजह से इसे इंग्लैंड कंट्री नाम पड़ा है। एंगल्स लोगों की वजह से इसे इंग्लैंड कहा जाता है। इंग्लैंड इज़ ए आइलैंड कंट्री। ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है जो यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है, अब इस यूरोप और
इंग्लैंड फ्रांस की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर 3 ऑर्डर्स की बात की जाती है। सोसाइटी जनता जो है 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला ऑर्डर जो प्रिस्ट या क्लर्जी का कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर जो है नोबल्स का कहा जाता है, और थर्ड ऑर्डर जिसमें पीजेंट्स, फ्री पीजेंट्स, सर्व्स और ये लोग आते हैं। तो जनता मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थी। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें चर्च और चर्च से जुड़े हुए लोग आते हैं, बिशप्स आते हैं, क्लरिक्स आते हैं, पोप लिव्ड इन रोम, पोप रोम में रहता, वुमेन कुड नॉट बी बिकम प्रिस्ट, उस समय महिलाओं को प्रिस्ट बनने का राइट नहीं था। मॉन्क्स भी क्लर्जी सेक्शन का ही पार्ट होते थे। और चर्च और सोसाइटी जो है ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में नोबल्स जितने भी हैं, रिच लोग आते हैं, जिसमें वैसल्स ऑफ द किंग हैं, एंजॉयड प्रिविलेज ऑफ स्टेटस, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, कुड रेज ट्रूप्स, इवन कॉइन ऑन हिज ऑन मनी। ठीक है, तो अपने खुद के सिक्के भी ये डाल सकते थे, नोबल्स लोग होते थे। और थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स, फ्री पीजेंट्स, सर्व्स, ये सब लोग आते थे जो मेनली कल्टीवेशन रिलेटेड काम करते थे। द किंग ऑन ऑल द लैंड, इन तीनों ही ऑर्डर में से राजा जो है सबसे सुपर होता था, सबसे ऊपर होता था, वो सारी ज़मीन का मालिक होता था। एंड मेड द लॉज, ही गेव एन एरिया ऑफ लैंड कोल्ड अ फीफ टू रिच लॉर्ड्स एंड नोबल्स, वो ज़मीन का एक क्षेत्र जो है रिच लॉर्ड्स और नोबल्स को देता था, जिसे फीफ कहा जाता था। द नोबल गेव सम लैंड टू प्रोफेशनल सोल्जर्स, फिर ये जो नोबल्स होते थे, फर्दर लॉर्ड्स जो होते थे, उस ज़मीन के भाग को जो है आगे सोल्जर्स को दे देते थे, जो नाइट्स कहलाते थे। और नाइट्स फिर इस पार्ट को, ज़मीन के उस भाग को पीजेंट्स को दे देते थे। वर्क द लैंड फॉर द नोबल्स एंड नाइट्स हु इन टर्न ऑफर देम प्रोटेक्शन, और नाइट्स और पीजेंट्स जो है, नाइट्स और नोबल्स जो हैं वो इन पीजेंट्स को प्रोटेक्शन देते थे। और इस तरह से ये 2 वे मेथड था, जिसमें राजा जो है वो लॉर्ड्स को ज़मीन देता था, फिर लॉर्ड्स उस ज़मीन को जो है नाइट्स को दे देते थे, नाइट्स फिर उसको किसानों को दे देते थे, और किसान इसके बदले में जो प्रोटेक्शन मिलता था उसके बदले में वो प्रोडक्शन जो है वो और टैक्स जो है राजा को प्रोवाइड कराते थे। तो इस तरह से 3 वर्गों की सामाजिक व्यवस्था यूरोप में प्रचलित थी। अब हम इसमें से एक एक करके तीनों ही वर्गों के बारे में जानेंगे। 3 ऑर्डर्स में 3 ऑर्डर जो है बहुत सिंपल से हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री। दीज आर द 3 ऑर्डर। सबसे पहला ऑर्डर है क्लर्जी सेक्शन। क्लर्जी सेक्शन की बात करें, कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज ऑन लैंड्स गिवन टू इट बाय रूल्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। तो पहला जो सेक्शन था चर्च का था, जिसके अपने रूल, नियम, कानून थे, इनके पास खुद की अपनी ज़मीन थी और ये अपने टैक्स भी लगा सकते थे, यानी चर्च जो है वो टैक्स भी लगा सकते थे। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लरिक्स हु कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। क्रिश्चियंस जो इस यूरोपियन सोसाइटी में, मोस्ट ऑफ द रिलीजन जो था क्रिश्चियन लोगों का था, और ये लोग जो है बिशप्स और क्लरिक्स द्वारा गाइडेड होते थे, जिन्हें ही फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द विलेज हैड देयर ओन चर्च वेयर द पीपल असेंबल्ड ऑन संडे टुगेदर टू लिसन टू द प्रीस्ट एंड टू प्रे टुगेदर। हर गांव का अपना एक चर्च होता था, जहां पर हर संडे को गांव के सारे लोग इकट्ठा होते थे, जहां पर वो प्रीस्ट के जो उपदेश होता था उसको सुनते थे। इसके अलावा मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते थे। वुमेन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट एंड मैन हु बिकम प्रिस्ट कुड नॉट मैरी। महिलाएं जो है प्रिस्ट या पादरी या चर्च की व्यक्ति नहीं बन सकती थी, और वो लोग जो एक बार चर्च में ज्वाइन हो जाते थे वो फिर विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ शर्तें थी क्लर्जी बनने के लिए। द यूज ऑफ टर्म फॉर गॉड इज टेकन फ्रॉम द फ्यूडल एलाइट। ठीक है, जो एलाइट वर्ग के लोग होते थे उन्हीं के लिए लॉर्ड वर्ड जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता था। दूसरा जो वर्ग है उसे नोबिलिटी कहा जाता है। द नोबल कंट्रोल लैंड विच वॉज आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड वैसलेज। ठीक है, वैसलेज नाम की एक परंपरा के माध्यम से ज़मीनों का एक भाग जो है लॉर्ड्स को मिलता था राजा के माध्यम से। ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेवीज। ठीक है, और ये जो नोबल्स होते थे वो अपनी सेना भी रख सकते थे। ही होल्ड हिज ओन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड कुड कॉइन हिज ओन मनी। वो अपने खुद का कोर्ट ऑफ जस्टिस भी रखते थे, साथ ही साथ अपने खुद के एरिया में खुद के अपने मिंट भी, कॉइन मिंट कर सकते थे। द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। लॉर्ड जो है नाइट को,
नाइट जो कि मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा अलग से देते थे या ज़मीन उन्हें देते थे। ही हैड हाउस फॉर हिज फैमिली, ए चर्च, वाटर मिल, अ वाइन प्रेस ऑन हिज अलॉटेड लैंड। और ये जो नाइट्स होते थे उनको उनकी ज़मीन के ऊपर अपने परिवार की आवश्यकताओं के साथ अपने मकान होता था, उनका खुद का चर्च होता था, वाटर मिल होती थी, वाइन प्रेस होती थी इस सारी ज़मीन पर। और हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वॉज टू हिज ओन लॉर्ड। और वो जो नाइट होता था वो अपने लॉर्ड के प्रति वफादार रहता था। ठीक है। द नोबल्स ओन वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विच कंटेंट हिज ओन ड्वेलिंग्स, प्राइवेट फील्ड्स, होम्स एंड फील्ड्स ऑफ हिज पीजेंट्स। ठीक है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिस पर नाइट्स या लॉर्ड्स रहते थे, जिनका उनका अपना मकान रहता था, साथ ही साथ प्राइवेट फील्ड होते थे, फॉरेस्ट एरिया होता था, वाइन्स होती थी, वाइन प्रेसिंग मशीन, वाटर व्हील्स होते थे, इस पूरे क्षेत्र को जो है मैनर कहा जाता था। ये एक प्रकार का हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसे ही मैनर कहा जाता था। तीसरा वर्ग जो था इसका वो था पीजेंट्री। ठीक है। थर्ड ऑर्डर जो है पीजेंट्री कहा जाता था। द पीजेंट्स फॉर्म द लोएस्ट क्लास इन द फ्यूडल सोसाइटी। ये फ्यूडल सोसाइटी में सबसे निम्न वर्ग था। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज फ्री होल्डर्स। द इंडिपेंडेंट पीजेंट्स जो होते थे उन्हें फ्री होल्डर्स कहा जाता था। दूसरे द बॉन्डेड पीजेंट्स होते थे जिन्हें सर्व्स कहा जाता था। और तीसरे होते थे स्लेव्स या गुलाम। ठीक है। जिन्हें विलेन्स के रूप में ट्रीट किया जाता था। देयर वर 3 कैटेगरीज इन पीजेंट सेक्शन। थर्ड कैटेगरी जो थी इसमें 3 वर्ग थे, फ्री होल्डर्स, सर्व्स एंड द स्लेव पीजेंट्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले क्लर्जी सेक्शन को थोड़ा डिटेल में। अगर हम देखें तो चर्च एंड द सोसाइटी। चर्च और उसकी सोसाइटी के 4th सेंचुरी ऑनवर्ड क्रिश्चियंस एंड ईस्टर बिकेम टू बी सेलिब्रेट। 4th सेंचुरी के बाद यूरोप में जो है क्रिसमस और ईस्टर के जो दो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाने लगे थे। और साथ ही साथ संडे जो है वो एक हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर हो गया था। पिलग्रिमेज जो है धीरे धीरे इस क्रिश्चियन रिलीजन में स्टार्ट हो गया था। पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्ट टू वर्क देन। और जितने भी फार्मर्स होते थे वो छुट्टियों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उस दिन उन्हें काम नहीं करना पड़ता था। तो संडेज़ और हॉलीडेज़ जो है वो या जितने फेस्टिवल्स होते थे वो लोग बहुत पसंद करते थे, स्पेशली पीजेंट सेक्शन के लोग बहुत पसंद करते थे। इस क्लर्जी सेक्शन का सबसे मेन पार्ट था मॉन्क्स। मॉन्क्स जो होते थे दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबीज और मोनेस्ट्रीज, ऑफन इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। मानवीय बस्तियों से बहुत दूर के एक क्षेत्र में ये मॉन्क्स या साधु सन्यासी भिक्षु भिक्षुणियाँ जो है वो रहते थे, जिनके रहने के स्थान को एबीज और मोनेस्ट्री कहा जाता था, मठ या मोनेस्ट्री कहा जाता था। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनेस्ट्रीज वर दोज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट इन इटली इन 529 एंड ऑफ क्लूनी इन बर्गंडी इन 912। तो सबसे मेन जो मोनेस्ट्रीज या मठ जो माने जाते हैं, सेंट बेनेडिक्ट का इटली में मठ है और दूसरा बर्गंडी का जो है वो क्लूनी का मठ है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मठ या मोनेस्ट्रीज हैं। मेन बिकम मॉन्क्स एंड वुमेन नन्स। आदमी जो होते थे वो मॉन्क्स या साधु बनते थे और महिलाएं नन्स बनती थी। लाइक प्रीस्ट, मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी। जो चर्च के पादरी होते थे, बिशप्स होते थे, उनकी तरह मॉन्क्स भी विवाह नहीं कर सकते थे, नन्स भी विवाह नहीं कर सकती थी। दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स। लेकिन ये लोग कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता था। मॉन्क्स लोगों को जो मोनेस्ट्रीज होते थे वहाँ पर कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, तो एविडेंसेस हैव बीन फाउंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट गॉट फ्रॉम बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्रीज विच हैड 73 चैप्टर्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स वर। अब मॉन्क्स जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे उनके लिए क्या नियम कानून होते थे उसके बारे में जानकारी हमें जो है बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है जो मोनेस्ट्रीज में मिली है। तो उसमें से चैप्टर 6 है वो मॉन्क्स से रिलेटेड कहता है द कंसेंट टू स्पीक शुड बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स ओनली ऑन रेयर ओकेजन्स। जो मॉन्क्स होते थे उन्हें मोनेस्ट्रीज में बहुत कम बोलने की परमिशन होती थी, यानी उन्हें बहुत कम बोलना चाहिए। चैप्टर 7 कहता है ह्यूमैनिटी मीन्स ओबीडियंस। सभी मॉन्क्स को आज्ञा पालन करना चाहिए। चैप्टर 33 सेड अ मॉन्क शुड नेवर पजेस अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक मॉन्क के पास कभी भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 47 सेड आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द साउल। ठीक है। आलस्य इंसान का या आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। सो फ्रायर्स एंड सिस्टर्स शुड बी ऑक्यूपाइड एट सर्टेन टाइम इन फिजिकल वर्क एंड एट फिक्स्ड आवर्स इन रीडिंग्स। तो मॉन्क्स और नन्स को जो है हमेशा कुछ न कुछ शारीरिक वर्क करना चाहिए या इसके अलावा कुछ निश्चित घंटे उन्हें पढ़ाई करना
चाहिए। चैप्टर 48 सेड द मोनेस्ट्री शुड बी सेटल्ड आउट इन अ वे दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स वाटर मिल गार्डन वर्कशॉप एक्सेट्रा आर फाउंड विद इन इट्स प्रेमाइसेस। और चैप्टर 48 ये कहता है कि मोनेस्ट्रीज में सभी तरह की सुविधाएं जो है उसी के अंदर होनी चाहिए रिक्वायरमेंट की, ताकि सारे मोंक्स जो है उसके अंदर ही रहकर स्टडी, फिजिकल वर्क और आध्यात्म में अपना ध्यान लगा सके। तो इस तरह से मोनेस्ट्रीज़ में रहने के लिए, मठों में रहने के लिए साधु संन्यासियों के बहुत सारे रूल्स थे। मोनेस्ट्रीज की बात करें तो मोनेस्ट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मोनोस मीन समवन हु लिव्स अलोन। तो ये मोनो वर्ड से बना है जिसका मतलब वो व्यक्ति जो अकेला रहता है। इट वॉज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल पीपल स्पेंड देयर लाइफ अलोन सेपरेटली फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। ये वो स्थान होता है जहाँ पर आध्यात्मिक लोग एकांत में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। टू वेल नोन मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश बाय सेंट बेनेडिक्ट इन इटली 529 एंड क्लूनी ऑफ बर्गंडी इन 920। तो ये दो मोनेस्ट्रीज हैं जो बहुत स्टार्टिंग की ही मठ है जहाँ पर क्रिश्चियन साधु संन्यासी निवास करते थे। चर्च द्वारा एक टैक्स भी जो है लोगों से लिया जाता था। व्हाट वाज टीथ? अ टैक्स लेविड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स विच वाज 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस। टीथ एक टाइप का टैक्स था जो चर्च द्वारा लोगों की उनकी इनकम का 1/10 यानी 10% जो है वो वसूला जाता था, और ये भगवान को दिए जाने वाले टैक्स के रूप में जाना जाता है, जिसे टीथे कहा जाता था। चर्च द्वारा लिया गया 10% टैक्स जो है वो टीथे कहलाता था। फिर दूसरे ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर था नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी नोबल्स लोग। प्रीस्ट प्लेस देमसेल्व्स इन फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स एट द सेकंड। नोबल्स दूसरे स्थान पर आते थे। द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर द वैसल्स ऑफ द किंग एंड द पीजेंट्स वर द वैसल्स ऑफ द लैंड ओनर। तो बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो होते थे वो नोबल्स को अपने वैसल्स के रूप में रखते थे। द नोबल वॉज द लॉर्ड ऑफ द पीपल हु सेटल्ड इन हिज लैंड। ठीक है, नोबल लोग होते थे, वो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे जो लैंड पर सेटल होते थे। नोबल्स हाउस वॉज कॉल्ड एज द मैनर। नोबल्स के हाउस को मैनर कहा जाता था, जागीर। मैनर का मतलब एक तरह की जागीर होती थी जिसमें बहुत बड़ा मकान के साथ, किले के साथ, जंगल का एरिया, नहरें, सारा सब कुछ सुविधाएं उस मैनर पर होती थी। हिज प्राइवेट लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स। और जो नोबल्स की प्राइवेट लैंड होती थी उस पर पीजेंट्स लोग खेती करते थे। अब हम बात करते हैं मैनर की। मैनर का मतलब जागीर के रूप में है वो एरिया जो नोबल्स को रहने के लिए दिया जाता था। लॉर्ड हाउस वॉज नोन एज मैनर हाउस इन फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, तो लॉर्ड के रहने का स्थान मैनर कहलाता था। कंटेंट वास्ट टेरिटरीज विथ नंबर ऑफ विलेजेस एंड हैड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। मैनर नाम की जो जागीर होती थी उस पर सभी तरह के संसाधन अवेलेबल होते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र ये इसमें होता था। ही वुड कंट्रोल पीजेंट्स विलेज इन द मैनरल स्टेट। और इस मैनरल स्टेट में बहुत सारे किसानों के गांव भी इसी मैनर का ही पार्ट होते थे। मैनरल स्टेट्स वर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर्स। ये जो मैनरल एस्टेट्स होते थे ये सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर होते थे, यानी सभी तरह की सुविधाएं, संसाधन यहाँ पर अवेलेबल होते थे। ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ वाज फुलफिल्ड इन द स्टेट। और सभी तरह की जो रिक्वायरमेंट होती थी इन मैनरल स्टेट पर पूरी हो जाती थी। ठीक है, मैनरल स्टेट सेंटर ऑफ वेल्थ एंड पावर। ये जो मैनरल स्टेट होते थे ये शक्ति और धन के केंद्र होते थे। द ग्रीन्स वर ग्रोन इन द फील्ड्स। इन्हीं मैनर्स में जो है खेतों के वहाँ पर अनाज उगाया जाता था। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स मेंटेन द लोड्स इक्विपमेंट्स एंड रीफर्निश द ऑर्नामेंट्स। इन्हीं मैनर्स में जो ब्लैक स्मिथ या जिसको हम लोहार लोग कह सकते हैं, कारपेंटर सुथार लोग कह सकते थे, वो जितने भी लॉर्ड के इक्विपमेंट्स होते थे उन सब को जो है तैयार करते थे। उनकी मेंटेनेंस का काम ये सब ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स देखते थे। स्टोन मैसन्स मैनेज देयर बिल्डिंग्स। जो स्टोन मैसन्स होते थे वो बिल्डिंगों के रख रखाव को देखते थे। द वुमेन प्रिपेयर्ड फैब्रिक्स एंड चिल्ड्रंस वर्कड इन लोड्स वाइन प्रेसेस। इन मैनर्स के ऊपर जो महिलाएं रहती थी वो कपड़े बनाने का काम करती थी, और बच्चे जो होते थे वाइन प्रेस में, शराब की जो वाइन प्रेसिंग होती थी उनमें काम करते थे। द एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट वर द लॉर्ड्स डिड हंटिंग। और इसी मैनरल एस्टेट में जंगल का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था जहाँ पर जो लॉर्ड्स होते थे वो शिकार का काम करते थे। द एस्टेट कंटेंट पास्चर्स। इसी एस्टेट में बहुत सारे चरागाह होते थे जहाँ जानवर भी चरते थे। द चर्च वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एस्टेट। और चर्च भी इस मैनरल एस्टेट का एक पार्ट होता था। तो एक मैनरल स्टेट में एक बड़ा सा फोर्ट रहता था, चर्च उसका पार्ट होता था, वर्कशॉप्स होती थी, वाटर मिल्स होते थे, पास्चर्स एरिया होता था, पीजेंट्स के
हाउसेज और मकान भी उसमें रहते थे और बहुत सारे फार्म्स होते थे जिसमें खेती का काम किया जाता था। तो एक मिनरल स्टेट एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहता था जो नोबल के अधिकार में होता था। ठीक है, फिर इसी नोबल्स का ही एक पार्ट होता था, एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होता था जिसे नाइट्स कहा जाता था। दी आर मिलिट्री कमांडर्स रेगुलर लोकलाइज वॉर्स इन यूरोप। यूरोप में जो है लगातार युद्ध होते रहते थे। इनसफिशिएंट अमेच्योर पीस इन सोल्जर्स, एब्सेंस ऑफ गुड कैवलरी लेड टू द एविलेशन ऑफ नाइट्स। ठीक है, तो युद्ध के दौरान जो है अच्छी घुड़सवार सेना की आवश्यकता महसूस होने पर नाइट्स नाम की जो एक विशेष वर्ग का इस समय उत्थान हुआ था। देवर अंडर द लॉर्ड्स, ये लोग नाइट्स जो होते थे लॉर्ड्स के अंडर का करते थे या उनके नियंत्रण में रहते थे। दे पेड हिज लॉर्ड कस्टमरी फीस एंड प्लेज टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। ये जितने भी नाइट्स होते थे वो लॉर्ड को कस्टमरी फीस या टैक्स जो है वो देते थे और उसके साथ ही साथ उनके लिए युद्ध लड़ने का काम मुख्यतः ये नाइट्स करते थे। द लॉर्ड्स ग्रांटेड ए पीस ऑफ लैंड फीफ 1000 to 2000 एकड़ और मोर फॉर नाइट्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। और नाइट्स को उनकी सर्विसेज के बदले में लॉर्ड की तरफ से ज़मीन का एक टुकड़ा जो कि जनरली 1000 से 2000 एकड़ का होता था वो इन्हें उनकी सर्विस के बदले में दिया जाता था नाइट्स को, जिसे फीफ कहा जाता था। ठीक है, नाइट की जो लैंड मिलती थी इज़ कंसिस्ट ऑफ ए हाउस फॉर हिम एंड हिज फैमिली। नाइट की ज़मीन के ऊपर उसके और उसके परिवार के लिए रहने का मकान होता था। चर्च सेटलमेंट्स होते थे डिपेंड्स टुगेदर विथ वाटर मिल्स एंड वाइन प्रेस। ये सब चीज़ें भी नाइट्स को उसकी ज़मीन पर मिलती थी। द पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड्स फॉर द लैंड्स ऑफ द फीफ। और जो किसान होते थे वो नाइट्स के लिए खेती करते थे। ठीक है, ए नाइट कुड सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट रिमेन लॉयल टू हिज ओन लॉर्ड। एक नाइट जो होता है एक से ज़्यादा लॉर्ड्स को युद्ध के समय सेवाएं प्रदान कर सकता था, लेकिन मोस्टली वो लॉयल अपने ही लॉर्ड के प्रति होता था। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्डर तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग किसानों का पीजेंट्स का वर्ग था। कल्टिवेटर्स वर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के कल्टिवेटर्स होते थे, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स बॉन्डेड, जिन्हें हम कहते हैं, वे दो प्रकार के होते थे। फ्री पीजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड, वो किराएदार के रूप में, लॉर्ड के किराएदार के रूप में फ्री पीजेंट्स काम करते थे। द मेन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज, और जितने भी इन पीजेंट्स में जो मेल्स होते थे उन्हें वर्ष में लगभग एटलीस्ट 40 डेज एवरी ईयर वर्क एज मिलिट्री सर्विस, उन्हें मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी वर्ष में 40 दिन की, ये एक शर्त रहती थी। द पीजेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डू एनी अनपेड लेबर सर्विस लाइक डिगिंग डिचेस, गैदरिंग फायरवुड्स, बिल्डिंग फेंसेस एंड रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ये जितने भी पीजेंट्स होते थे उन्हें सभी तरह के काम करने पड़ते थे जो यहाँ पर मेंशन किए गए। देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली दैट किंग समटाइम्स इम्पोज ऑन पीजेंट्स। एक विशेष डायरेक्ट टैक्स जो राजा द्वारा किसानों पर लगाया जाता था उसे टेली कहा जाता था, और ये राजा द्वारा लगाया गया टैक्स होता था। टेली राजा द्वारा लगाया गया टैक्स, और टी थे जो है चर्च द्वारा लगाया गया टैक्स को कहा जाता था, जो फार्मर से वसूला जाता था। इस थर्ड ऑर्डर में फ्री पीजेंट्स और सर्फ्स जो है वो वास्ट मेजोरिटी होते थे। अनपेड लेबर सर्विसेज फॉर लॉर्ड्स यूजली 3 days इन ए वीक। इन फार्मर्स को या पीजेंट्स को वीक में 3 दिन जो है बिना कोई मजदूरी के काम करना पड़ता था। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस एट लीस्ट 40 days एवरी ईयर, 40 दिन उन्हें मिलिट्री सेवाएं देना कंपलसरी होता था। वुमेन एंड चिल्ड्रन मेड क्लोथ, कैंडल्स एंड प्रेस्ड ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज़। ठीक है, महिलाओं को कपड़े बनाने संबंधी मेन काम रहता था। इसके अलावा मोमबत्तियाँ बनाती थी और बच्चे जो है वो वाइन प्रेसिंग का काम मुख्य रूप से करते थे, जो इस पीजेंट्स का ही पार्ट होते थे। डायरेक्ट इम्पोज ऑन पीजेंट्स बाय द किंग, और राजा द्वारा लगाया गया टैक्स जो होता था वो टेली कहलाता था, जो पीजेंट से वसूला जाता था। तो इसी के साथ यूरोपियन सोसाइटी के तीनों वर्गों की महत्वपूर्ण बातें हमने अब डिस्कस कर ली है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे के अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो फोर्थ ऑर्डर और उसके साथ ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल और जो 14th सेंचुरी क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, गुड बाय।